जीवन में कभी ना कभी कुछ ऐसे क्षण आते हैं जो कभी खुशी दे जाते हैं या गम दे जाते हैं, उत्साह दे जाते हैं या निराशा दे जाते हैं, प्रेरणा दे जाते हैं या हताशा दे जाते हैं। लेकिन वो मनुष्य की मानसिकता पे निर्भर करता है कि वो उन क्षणों से क्या लेकर अपने जीवन की गुजर बसर करता है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हिंदी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आशा करती हूँ आप अपने जीवन में उत्साह, प्रेरणा और खुशी लेकर मद मस्तिष्क पर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अग्रसर हो रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा 2025 और उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक, जिसकी भर्ती अभी 19 तारीख को है, पेपर है, उसी के लिए यहाँ पर उत्तराखंड के 40 अंकों के प्रश्नावली की एक प्रैक्टिस सेट आपको उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें अभी तक 4 सेट आ चुके हैं। आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। आज ये उस वीडियो का 5वां भाग है और आज मैं इसमें कुछ एडिशनल ये करना चाह रही हूँ कि कुछ एक्स्ट्रा भी मैं आपको यहाँ पर बताऊँ। वर्ड टू वर्ड आंसर तो मैं दूंगी ही आपको, आपका प्रैक्टिस भी होगा, साथ में कुछ एडिशनल जो आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकती हैं कि प्रश्न का निर्माण किसी भी प्रकार से हो सकता है, उसका प्रयास करूंगी। और इसके लिए जो मैंने साक्ष्य लिए हैं या यहाँ जहाँ से मैंने सोर्सेज हैं वो हैं BS नेगी जी की बुक। आप सभी जानते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है वो, वहाँ से मैंने नोट्स बनाकर आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा के लेखक कौन है? देखिए, नाम है उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा, प्रथा पूछा जा रहा है, एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? डॉक्टर शेखर पाठक, बैरिस्टर मुकुंदी लाल, लाला मुंशीराम या चिंतामणि जोशी। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर शेखर पाठक। अब थोड़ा इस पुस्तक के विषय में जानते हैं। ये पुस्तक लिखी गई है 1987। ये कब लिखी गई है? ये पुस्तक लिखी गई है 1987 में। किसके द्वारा? डॉक्टर शेखर पाठक द्वारा। अब हम थोड़ा आते हैं कुली बेगार प्रथा के विषय में। कुली बेगार प्रथा ये कब आंदोलन के रूप में उत्तराखंड के अंदर आई? तो 1921 में कुली बेगारी, मैंने कुली बेगारी पे भी एक वीडियो बनाई जहाँ पे मैंने आंदोलन की बात की थी, आप उसको जाके देख सकते हैं। तो 1921 में आंदोलन चलाया गया, जिसका नेतृत्व किसने किया था? हरगोविंद पंत। ठीक है, हरगोविंद पंत ने किया था। और किसने किया था? और किया था बद्रीदत्त पांडे जी ने। और इसी नेतृत्व के कारण, ठीक है, इसी नेतृत्व के कारण क्या होता है, इनको हरगोविंद पंत जी को कहा जाता है जननायक और बद्रीदत्त पांडे जी को कहा जाता है कुमाऊं केसरी। ध्यान रखेंगे आप, हम बात कर रहे हैं कुली बेगार प्रथा की। पुस्तक तो शेखर पाठक ने लिखी है 1987 में, और 1921 में कुली बेगार प्रथा का आंदोलन चलाया गया, जिसका नेतृत्व हरगोविंद पंत और बद्रीदत्त पांडे जी ने किया। और इसे, सबसे इम्पोर्टेंट, इसे पहली रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसको पहली रक्तहीन क्रांति कहा जाता है। किसको? कुली बेगार प्रथा का जो आंदोलन हुआ था इसे। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद, ठीक है, ये भी एक आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एडिशनल है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23(1) में बेगार प्रथा पर रोक लगा दी गई। अगर पूछा जाए कि बेगार प्रथा पर रोक संविधान के किस अनुच्छेद में कैसे लगी है, तो संविधान के अनुच्छेद 23 का एक भाग, या आप इसको ऐसे मेंशन उसमें होगा, ऑप्शन में देख सकते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23(1) में बेगार प्रथा पर रोक लग चुकी है। तो यहाँ पर हमने क्या जाना? एक तो हमने ये जाना कि शेखर पाठक ने कुली बेगार प्रथा नामक पुस्तक लिखी। कब लिखी? 1987 में लिखी। और कुली बेगार प्रथा आंदोलन के रूप में 1921 में चलाया गया। सभी जानते हैं बागेश्वर में चलाया गया था उस समय। और हरगोविंद पंत और बद्रीदत्त पांडे जी ने इनका नेतृत्व किया। इसी नेतृत्व के कारण हरगोविंद पंत को क्या कहा जाता है? जननायक कहा जाता है। ठीक है, जननायक कहा जाता है। और बद्रीदत्त पांडे जी को कुमाऊं केसरी कहा जाता है। उसके बाद हमने कहा कि ये उत्तराखंड की पहली रक्तहीन क्रांति कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? उत्तराखंड की पहली रक्तहीन क्रांति। ठीक है, तो ये थे आज एडिशनल क्वेश्चन। अगर आपको ऐसे एडिशनल जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी जा रही है अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से ददून स्कूल के संस्थापक कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, सतीश रंजन दास, जवाहरलाल नेहरू या राजीव गांधी। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सतीश रंजन दास। ठीक है, तो ददून स्कूल के संस्थापक कौन थे? सतीश रंजन दास। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है,
भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देहरादून में, काशीपुर में, हरिद्वार में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, काशीपुर में। तो IIM कहाँ है? काशीपुर में। थोड़ा इसके विषय में जानते हैं। ठीक है, तो IIM की स्थापना जो काशीपुर में हुई है वो हुई है अप्रैल 2011 में। ठीक है, अगर इसकी तिथि आ जाती है तो अप्रैल 2011 में काशीपुर में इसकी स्थापना हुई और ये देश का 13वां IIM बना। जब इसकी काशीपुर में स्थापना हुई तो ये देश का 13वां IIM बना काशीपुर के अंदर। ठीक है, अगर हम थोड़ा किसके विषय में जानते हैं, अगर हम थोड़ा जानते हैं काशीपुर के विषय में, तो काशीपुर का पुराना नाम क्या है? काशीपुर का पुराना नाम है गोविषाण। काशीपुर का पुराना नाम क्या है? गोविषाण है। और गोविषाण का अर्थ होता है गाय की सींग। ठीक है, गोविषाण का अर्थ क्या होता है? गाय की सींग। और चंद काल में इस काशीपुर का नाम क्या था? कोटा था। अगर पूछा जाए प्रश्न कि किसका नाम चंद काल में कोटा था तो काशीपुर है। इसका पुराना नाम गोविषाण है, गाय की सींग, लेकिन चंद काल में काशीपुर को कोटा कहा जाता था और इससे उज्जैनी नगरी भी कहते हैं। किसकी बात हो रही है? काशीपुर की। इसको उज्जैनी नगरी भी कहा जाता है। काशीपुर को उज्जैनी नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, और इसके साथ साथ काशीपुर, अगर हम कहें कि काशीपुर कहाँ बसा है तो तराई क्षेत्र में ढेला नदी के तट पर। कहाँ बसा है? ढेला नदी के तट पर काशीपुर बसा हुआ है। तो यहाँ पर हमने बहुत एडिशनल चीज़ें देखी। एक तो हमने ये देखा, सबसे पहले तो हम आंसर में पहुँचे कि काशीपुर में इसकी स्थापना है, काशीपुर में है भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM। और इसकी स्थापना काशीपुर के अंदर कब हुई? अप्रैल 2011 में। देश का 13वां IIM है। और काशीपुर कहाँ है? तराई क्षेत्र के ढेला नदी के तट पर बसा हुआ है। इसको उज्जैनी नगरी भी कहते हैं। इसका पुराना नाम गोविषाण है, लेकिन चंद काल में इसको कोटा कहा जाता था। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बोरीवली से बोरीबंदर तक के लेखक कौन है? रमेश चंद्र शाह, गौरापंत सिवानी, रमा प्रसाद घिरडियाल या शैलेश मटियानी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, शैलेश मटियानी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये शैलेश मटियानी जी का प्रश्न इसलिए आया क्योंकि ये उत्तराखंड से संबंधित है। प्रसिद्ध बाल साहित्यकार रस्किन बॉन्ड की निम्न में से प्रथम रचना कौन सी? ये भी उत्तराखंड से संबंधित है, इसलिए यहाँ पर इनके विषय में पूछा जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड अगर एक बार आ गया तो कहीं ना कहीं उसके साहित्यकार ही पूछ लिए जाते तो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, क्योंकि इनका भाषा से संबंध नहीं है। ये किसी हिंदी के या इंग्लिश का ऐसा नहीं है। देखिए, अभी तक हमने शैलेश मटियानी जी के विषय में पढ़ा, वो हिंदी के हैं, रस्किन बॉन्ड तो इंग्लिश के हैं। ठीक है, तो प्रसिद्ध बाल साहित्यकार रस्किन बॉन्ड की निम्न में से प्रथम रचना कौन सी थी? अ हंटरमैन, रूम ऑफ द रूफ, मैन एंड फॉरेस्ट या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, रूम ऑफ द रूफ। ये रस्किन बॉन्ड की पहली रचना है। ये बाल साहित्यकार है, फेमस बाल साहित्यकार। अगला प्रश्न है, निम्न नामों व उनके कार्य क्षेत्रों में कौन सुमेलित नहीं है? ऐसे प्रश्न आते हैं। नीलांबर पंत अंतरिक्ष विज्ञान के हैं, सही है। खड्ग सिंह वाल्दिया भूविज्ञान के हैं, सही है। आदित्य नारायण पुरोहित कृषि विज्ञान है, सही है। देवी दत्त पंत औषधि विज्ञान के नहीं हैं। ये क्या है? ये एक सेनानी है, स्वतंत्रता सेनानी है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है? डी, देवी दत्त पंत। ये इनके कार्य क्षेत्र सम्मिलित नहीं है क्योंकि देवी दत्त पंत औषधि विज्ञान नहीं, स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। आशा करती हूँ आप सभी प्रश्नों में स्वयं का आकलन भी कर रहे होंगे और खुद से भी उत्तर का चयन कर रहे होंगे। ठीक है, तभी आपके लिए प्रैक्टिस सेट ये लाभप्रद होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं में डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल की रचना कौन सी है? मैंने अभी आपसे कहा था उत्तराखंड के राइटर होंगे तो ऐसे पूछे जा सकते हैं। इसके लिए आपको कोई पर्टिकुलर सिलेबस देने की आवश्यकता नहीं है। उत्तराखंड के अंदर ये भी आते हैं, महान व्यक्तित्व के अंदर ये भी आते हैं। तो ऑप्शन है नाथ संप्रदाय, हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय, सूफी मत साधना और साहित्य या छायावाद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय। ये किसकी रचना है? पीताम्बर दत्त बर्थवाल की रचना है। अगला प्रश्न है, गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय 1887 में कहाँ पर स्थित है? यानी कि गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय 1887 से कहाँ पर स्थित है? देहरादून में, लैंसडाउन में, ठीक है, या नंदौर में, ठीक है, नंदौर में या चकराता में। तो इसका सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, लैंसडाउन में। ठीक है, नंदौर में या देहरादून में या लैंसडाउन में, चकराता में। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में किस व्यक्ति को सर्वप्रथम खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि सर्वप्रथम खेल रत्न पुरस्कार मिला उत्तराखंड के किसी व्यक्ति को। ऑप्शन है मीर रंजन नेगी, यशपाल राणा,
अभिनव संधू या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जसपाल राणा। प्रश्न ये आ सकता है कि जसपाल राणा किस खेल से संबंधित हैं, तो निशानेबाजी से संबंधित, निशानेबाज थे। ठीक है, ये क्या थे, निशानेबाज थे। और उत्तराखंड में कहाँ से है इनका संबंध, तो उत्तरकाशी से। इनका संबंध कहाँ से है, उत्तरकाशी। आप सभी जानते हैं उनका जन्म कहाँ हुआ, पूछा जाता है, जो महान व्यक्तित्व होते हैं उनके बारे में पूछा जाता है। उत्तरकाशी में इनका जन्म है, निशानेबाज थे जसपाल राणा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में कुमाऊं रेजिमेंट पर डाक टिकट कब जारी हुई। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उत्तराखंड में कुमाऊं रेजिमेंट पर डाक टिकट कब जारी हुई। क्वेश्चन नंबर 10, 1980, 1983, 1985 या 1988, तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 1988। अगला प्रश्न है, प्रद्युम्न शाह निम्न में से किस युद्ध में लड़ते हुए शहीद हुए थे। प्रद्युम्न शाह निम्न में से किस युद्ध में लड़ते हुए शहीद हुए थे। श्रीनगर, खुड़बुड़ा, अल्मोड़ा, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी खुड़बुड़ा। और ये खुड़बुड़ा का युद्ध कब लड़ा गया था, 1804 में। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये किन किन लोगों के बीच हुआ था। और ये खुड़बुड़ा कहाँ है, ये खुड़बुड़ा देहरादून में है। ठीक है, ये देहरादून में है खुड़बुड़ा। प्रश्न पूछ लिया जाए कि खुड़बुड़ा स्थल कहाँ है, देहरादून में है। और ये खुड़बुड़ा युद्ध कब हुआ था, 1804 में, जिसमें प्रद्युम्न शाह शहीद हुए थे। किन किन के बीच में हुआ था, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कुमाऊं में चंद शासन का जन्मदाता कौन था। राजा ज्ञानचंद्र, राजा कल्याणचंद, राजा थोहरचंद या राजा सोमचंद, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी राजा सोमचंद। अगला प्रश्न है, उत्तरांचल के जनपदों में कौन सा जनपद नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी पिथौरागढ़। चंपावत भी नेपाल की सीमा से लगा है। ठीक है, चंपावत यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है क्योंकि निम्नलिखित पूछा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आपदा का राज्य पर सर्वाधिक विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है और इजी प्रश्न है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा टफ और बनाएंगे। देखिए, भूकंप है, भूस्खलन है, हिमस्खलन है या बाढ़ है। आप सभी जानते हैं भूकंप हमारे उत्तराखंड राज्य के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है। अगर प्रश्न है कि उत्तराखंड भूकंप के किस जोन पर स्थित है, तो कहीं अधिकतर 5 लिखा है, लेकिन 4 से 5 माना जाता है। तो 4 से 5 जोन के क्षेत्र में कौन है, उत्तराखंड है। भूकंप के 4 से 5, 4 से 5 या 5। ठीक है, ये याद रखेंगे आप, ये पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के किस जिले का अधिकांश भाग गंगा मैदान में आता है। देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर या टिहरी। खाली मैदान ना देखें, गंगा मैदान देखें, तो गंगा मैदान यानी कि ऑप्शन नंबर बी हरिद्वार। अब थोड़ा हरिद्वार के विषय में जानते हैं। हरिद्वार का गठन कब हुआ, ये स्थापना कब हुआ मानेंगे, तो 28 दिसंबर। हरिद्वार का गठन कब हुआ है, 28 दिसंबर 1988। ठीक है, हरिद्वार का गठन कब हुआ है, 28 दिसंबर 1988। अगर हम इसके कुछ अन्य नामों की बात करें, हरिद्वार को क्या क्या कहा जाता है। हरिद्वार को कहा जाता है गंगा द्वार, ये तो इजी है, चलो ये तो आपको पता ही होगा। गंगा द्वार कहा जाता है, माया क्षेत्र कहा जाता है, माया क्षेत्र कहा जाता है, मायापुरी कहा जाता है। ठीक है, मायापुरी कहा जाता है, और सेतु नगर कहा जाता है। ऐसे नाम आए तो आप ध्यान रखेंगे, सेतु नगर कहा जाता है। और कपिला भी कहा जाता है, किसको, हरिद्वार को। कपिला क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो रामायण में कपिल मुनि का आश्रम था वो यहीं था, इसलिए इसको कपिला नाम भी कहा जाता है। किसको, हरिद्वार को कपिला नाम भी दिया जाता है। और हाँ, एक चीज़ और, शिव से जोड़कर जो हरिद्वार को देखते हैं, ठीक है, जो केदारनाथ जाने वाले भक्त हैं, वो हरिद्वार को हरद्वार कहते हैं। वो क्या कहते हैं, वो हरिद्वार को हरद्वार कहते हैं। हर मतलब समझ रहे हैं, भोलेनाथ, शिव जी से मतलब। अगर इसको वैष्णव संप्रदाय वाले इसको देखते हैं, वैष्णव मत वाले देखते हैं, तो वो हरिद्वार इसको क्या मानते हैं, हरिद्वार मानते हैं। ठीक है, ये अलग अलग, ये थोड़े से ऐसे क्वेश्चन है ना कि जो आ सकते हैं, जो पूछे जा सकते हैं। तो हरिद्वार जो शैव संप्रदाय मान सकते हैं, या और वैष्णव संप्रदाय हरिद्वार। ठीक है, और ह्वेनसांग की बात करते हैं तो ह्वेनसांग ने हरिद्वार को क्या कहा है, ह्वेनसांग ने हरिद्वार को क्या कहा है, ह्वेनसांग ने हरिद्वार को कहा है मो यू लो, मो यू लो। अब वो हरिद्वार आएगा तो गंगा मैया तो कुछ, गंगा मैया को भी कुछ कहेगा, है ना, तो उसने गंगा मैया को, यानी गंगा को कहा है महाभद्रा। गंगा को क्या कहा है, महाभद्रा। तो प्रश्न आ सकता है कि ह्वेनसांग ने गंगा को किस नाम से पुकारा है, महाभद्रा। और हरिद्वार को क्या कहा है ह्वेनसांग ने, मो यू लो। ठीक है, हरिद्वार को हरिद्वार को उत्तर भारत का केरल भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, हरिद्वार को क्या कहा जाता है, उत्तर भारत का केरल,
उत्तर भारत का क्या कहा जाता है? केरल कहा जाता है हरिद्वार को। और एडिशनल इसमें क्या है, हमने कहा कि जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड के अंदर हरिद्वार जिले का पहला स्थान है जनसंख्या की दृष्टि। और ग्रामीण आबादी भी सर्वाधिक यहीं। अगर प्रश्न आता है कि उत्तराखंड में किस जिले में ग्रामीण आबादी सबसे अधिक है, तो वो कहाँ है? हरिद्वार में है। और अधिक जनसंख्या घनत्व भी कहाँ है? हरिद्वार में। ठीक है, तो हमने हरिद्वार के विषय में बहुत सारी चीज़ें समझी। क्या क्या समझी? एक तो हमने समझा कि 28 दिसंबर 1988 को इसकी स्थापना हुई। गंगा द्वार, माया क्षेत्र, मायापुरी, सेतुनगर, कपिला इसके अन्य नाम हैं। शैव संप्रदाय से जोड़ने वाले इसको हरिद्वार कहते हैं। वैष्णव मत वाले इसको हरिद्वार कहते हैं। ह्वेन सांग ने गंगा को महाभद्रा कहा है। हरिद्वार को मोयूलो कहा है। हरिद्वार को उत्तर भारत का केरल भी कहते हैं। और जनसंख्या की दृष्टि से इसका उत्तराखंड में जिले में पहला है। उत्तराखंड की दृष्टि से, उत्तराखंड में अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो ये जनसंख्या की दृष्टि से पहला जिला है। और ग्रामीण आबादी सर्वाधिक है, ग्रामीण आबादी सर्वाधिक, और जनसंख्या घनत्व भी सबसे अधिक यही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नर व नारायण पर्वतों के मध्य क्या स्थित है? फूलों की घाटी, जोशीमठ, तपोवन या बद्रीनाथ? क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बद्रीनाथ। तो नर व नारायण पर्वतों के मध्य क्या स्थित है? बद्रीनाथ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, रुद्रप्रयाग व अलकनंदा में किसका संगम होता है? रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से किसका संगम होता है? धौली गंगा का, पिंडर का, मंदाकिनी का या बिरही गंगा का? तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मंदाकिनी का। तो रुद्रप्रयाग में किसका संगम हो रहा है? अलकनंदा और मंदाकिनी का। कहीं कहीं पूछा जाता है कि किन दो नदियों के संगम पर क्या बसा है, या पूछा जाता है कि इस जगह पर एक नदी के साथ कौन सी नदी मिलती है। तो नदी तंत्र, जल तंत्र भी आप अवश्य पढ़ लें। अगला प्रश्न है, जाह्नवी नदी का संबंध निम्न में से किस नदी से है? काली नदी से है, रामगंगा से है, अलकनंदा से है या भागीरथी से है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, भागीरथी से। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन में 1974 में रैणी गांव की महिलाओं का नेतृत्व निम्न में से किस महिला ने किया? तो 1974 में जब रैणी गांव की महिलाओं ने चिपको आंदोलन चलाया तो उनका नेतृत्व किसने किया? आसान सा प्रश्न है, बस देखिए आप ईयर याद रखिए और गांव का नाम याद रखिए। ये थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है। रैणी गांव है और 1974 है। अब ये तो आपको पता है कि इसका आंसर क्या है? गौरा देवी है ना। ये इजी है, लेकिन ये याद करने वाली चीज़ है 1974। अगला प्रश्न है, निम्न राष्ट्रीय उद्यानों व उनके स्थापना वर्ष में कौन सुमेलित नहीं है? कॉर्बेट की 1936 में आप सभी जानते हैं, ये जिम कॉर्बेट की स्थापना 1936 में ही। हेली नेशनल पार्क भी इसको कहा जाता है। ठीक है, किन दो जिलों में या किन जिलों में ये है, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो गोविंद नेशनल पार्क ये भी 1980, फूलों की घाटी 1982, लेकिन राजा जी 1984 नहीं, राजा जी क्या है? 1983। तो यही हमारा आंसर है। ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि राजा जी नेशनल पार्क 1983 को स्थापित हुआ था। ये हाथियों के लिए प्रसिद्ध है और ये 3 अभ्यारण्यों को मिलाकर एक रिजर्व इसको घोषित किया गया है ना। वो 3 अभ्यारण्य कौन से? देखिए प्रश्न ऐसे भी आ सकता है। एक तो है राजा जी, एक है राजा जी, दूसरा है मोतीचूर, ये 3 अभ्यारण्य मिलकर ये बना, और तीसरा है चिल्ला। ये 3 अभ्यारण्य मिलकर रिजर्व राजा जी ये बना। ठीक है, और इसमें एडिशनल और चीज़ क्या है? इसको 2016 में, अभी हमने बात की कि 1983 में इसकी स्थापना हुई, तो 2016 में ये भारत का 48वां, ठीक है, भारत का 48वां और राज्य का दूसरा क्या बन गया है? टाइगर रिजर्व बन गया है। इसलिए इसका नया नाम क्या है 2016 से? राजा जी टाइगर रिजर्व। ठीक है, आप समझ रहे हैं। आप भले ही स्क्रीन में ना देखें, लेकिन आवाज़ सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हमने यहाँ पर बात की राजा जी नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई? 1983। 2016 में ये भारत का 48वां और राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व बन गया है, इसलिए इसका नया नाम क्या है? राजा जी टाइगर रिजर्व। 3 अभ्यारण्यों को मिलाकर ये रिजर्व बना। कौन कौन से? राजा जी, मोतीचूर, चिल्ला। और ये वैसे विशेषकर किसके लिए प्रसिद्ध है? हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये किन जिलों में फैला हुआ है? ये 3 जिलों में फैला हुआ है। कौन कौन से? देहरादून, ठीक है, पौड़ी और हरिद्वार। ये प्रश्न आ सकता है कि राजा जी नेशनल पार्क किन जिलों में फैला हुआ है? 3 जिलों में, देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार। 3 अभ्यारण्य इसमें शामिल हैं, राजा जी, मोतीचूर और चिल्ला। ठीक है, तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, क्रीम रंग के भारी व सख्त प्रकार के चूने के भंडार उत्तराखंड के किस क्षेत्र में स्थित हैं?
मंदराम क्षेत्र में, बारकोट क्षेत्र में, मसूरी क्षेत्र में या डोईवाला क्षेत्र में? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मसूरी क्षेत्र में। तो क्रीम रंग के भारी व सख्त प्रकार के चूने के भंडार उत्तराखंड के क्षेत्र में है, मसूरी क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, बद्रीनाथ मंदिर के निकट निम्न में से क्या नहीं है? पंचधाराएं, पंचशिलाएं, पंचकुंड, पंचगुफाएं। उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, पंचगुफाएं। बाकी सारी चीजें हैं, पंचगुफाएं नहीं है। कहाँ? बद्रीनाथ के निकट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थल को पहाड़ों का राजा? देखो, पहाड़ों की रानी कौन है? मसूरी है। पहाड़ों का राजा कौन है? चक्राता है। और दोनों ही, चक्राता और मसूरी दोनों ही किस जिले में है? देहरादून जिले में है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, पहाड़ों का राजा की बात हो रही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस धार्मिक यात्रा की शुरुआत गौरी कुंड से पैदल प्रारंभ होती है ना? इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस धार्मिक यात्रा की शुरुआत गौरी कुंड से पैदल प्रारंभ होती है? बद्रीनाथ, गंगोत्री, केदारनाथ या अमरनाथ? तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, केदारनाथ। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब थोड़ा मैं आप चक्राता के विषय में बताना चाहती हूँ। हमने बात की कि चक्राता क्या है? पहाड़ों का राजा है। ठीक है, और चक्राता की स्थापना किसने की थी? चक्राता जो बना उसकी स्थापना की थी कर्नल ह्यूम ने। कर्नल ह्यूम ने इसकी स्थापना की। और अगर हम बात करें कि यहाँ के प्रसिद्ध मंदिर क्या हैं, देखिए ऐसे छोटे जो दिखते हैं पर्यटक स्थल, यहाँ के मंदिर बहुत पूछे जाते हैं। चिंताहरण महादेव मंदिर, क्या नाम है? चिंताहरण, चिंता को हरने वाले महादेव मंदिर कहाँ है? चक्राता में है। कैराना की पहाड़ी कहाँ है ना? अजीब से नाम जो लगेंगे ना आपको वो पूछे जाते हैं। कैराना पहाड़ी कहाँ है? कैराना पहाड़ी भी चक्राता में। खतनू नदी कहाँ है? खतनू नदी चक्राता में। बालनी देवी मंदिर चक्राता में। और क्वानू मेला इंपॉर्टेंट है, क्वानू मेला है, क्वानू आधा क, क्वानू मेला चक्राता में लगता है। और कब लगता है? दिवाली के अवसर पर। ठीक है, दीपावली के अवसर पर लगता है क्वानू मेला। कहाँ लगता है? चक्राता में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चक्राता की स्थापना किसने की? कर्नल ह्यूम ने की। चिंताहरण महादेव मंदिर है, बालनी देवी मंदिर है, क्वानू मेला लगता है दीपावली के अवसर पर, और कैराना की पहाड़ी और खतनू नदी यहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है, ये एडिशनल क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है, ये हमने कर लिया था, गौरीकुंड की यात्रा कहाँ से होती है भाई? अभी हमने पढ़ा था केदारनाथ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, नैनीताल की खोज निम्न में से किस ब्रिटिश यात्री ने की? इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। ठीक है, इजी कैसे है? हेनरी रैमजे, ई गार्डनर, एटी एटकिंसन या पी बैरन? तो पी बैरन ने इसकी खोज की थी। अब पी बैरन ने खोज कब की थी? पी बैरन ने इसकी खोज की थी 1841 में। 1841 में। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? देखिए, पी ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि नैनीताल की खोज पी बैरन ने की, लेकिन एक पी बैरन ने एक पुस्तक भी लिखी थी। ठीक है, हो सकता है ये प्रश्न ऐसे आ जाए कि पी बैरन की ये पुस्तक किसकी है? तो इनकी पुस्तक है वंडरिंग इन द हिमालय। नोट कर लीजिए आप लोग, वंडरिंग इन द हिमालय। ये किसकी पुस्तक है? ये पी बैरन की पुस्तक है। ठीक है, प्रश्न वो पूछे जा रहे हैं जो ज़्यादा अधिकतर बार बार नहीं, लेकिन नए हैं और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो पी बैरन ने खोज की, 1841 में खोज की, और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? वंडरिंग इन द हिमालय। और थोड़ा एडिशनल बात करते हैं, जो यहाँ पर नैनीताल में नैना देवी मंदिर है, नैना देवी मंदिर किसने बनाया? नैना देवी मंदिर बनाया है मोतीलाल शाह ने। मोतीलाल शाह ने ये मंदिर बनवाया है। कौन सा? नैना देवी मंदिर सॉरी, जो नैनीताल में है ये बनाया है मोतीलाल शाह ने। और नैनीताल कहाँ पड़ता है? नैनीताल पड़ता है छकाता परगने में। नैनीताल कहाँ है? छकाता परगने में। और स्कंद पुराण में इसको क्या कहते थे? स्कंद पुराण में इसको त्रिऋषि सरोवर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? त्रिऋषि सरोवर कहते हैं। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है नैनीताल की, क्या है कि 1929 में एक ताकुला स्थान है यहाँ पर नैनीताल के अंदर ही, यहाँ गांधी जी ने स्वराज आश्रम की स्थापना की थी। ठीक है, आप नोट कर सकते हैं, आप वीडियो पॉज करके इसके नोट्स बना सकते हैं। ये एडिशनल चीज़ें आपको कैसी लगती हैं आप ज़रूर बताएं, क्योंकि ये BS नेगी से बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट फैक्ट लेके मैं आपके आई हूँ। तो नैना देवी मंदिर की स्थापना यहाँ पर मोतीलाल शाह ने की। हमने एक चीज़ देखी, पी बैरन ने खोज करी इसकी कब की भाई? 1841 में। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? वंडरिंग इन द हिमालय है। फिर हमने बात की नैनीताल छकाता परगने में पड़ता है, स्कंद पुराण को त्रिऋषि सरोवर कहते हैं। और गांधी जी ने 1929 में ताकुला में क्या किया?
स्वराज आश्रम की स्थापना की। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, चितई मंदिर उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अल्मोड़ा में। कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 27, काफल पाको एवं नंदिनी गीत के रचनाकार कौन है ना? काफल पाको नंदिनी गीत के रचनाकार कौन है? गुमानी पंत, चंद्र कुंवर बर्तवाल, गौरदा या किशोरी लाल? तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, चंद्र कुंवर बर्तवाल। काफल पाको पूछा जा सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। कौन है राइटर? चंद्र कुंवर बर्तवाल। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 के अनुसार उत्तराखंड की कुल जनसंख्या में शिशु जनसंख्या कितने प्रतिशत है? आप सभी जानते हैं जनगणना होनी थी लेकिन कोरोना की वजह से नहीं हुई, तो हम 2011 के ही आंकड़े अभी तक पढ़ रहे हैं, रट रहे हैं, समझ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर क्या है? 16.02%। ठीक है, थोड़ा इंग्लिश थोड़ा हिंदी, इंग्लिश समझ सकते हैं। 16.75%, 13.44% और 14.07%। तो उसका सही उत्तर क्या? ऑप्शन नंबर सी, 13.44 है ना, 13.44%। ये इसका सही उत्तर है। इस किसकी बात हो रही है? उत्तराखंड की कुल जनसंख्या में शिशु जनसंख्या कितने प्रतिशत? अगर हम कुल जनसंख्या का शिशु जनसंख्या का प्रतिशत निकालें तो वह है 13.44%। ठीक है, अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है? सबसे कम पूछा जा रहा है, तो किसकी है? चमोली की, भाई चमोली तो हो नहीं सकता। बागेश्वर की, रुद्रप्रयाग की, चंपावत की? चमोली तो हो नहीं सकता किसी भी एंगल से, आप सभी जानते हैं, बहुत बड़ा ये क्षेत्र है इसका। तो बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चंपावत। तो इसका सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर सी, रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग क्या है? जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार रुद्रप्रयाग जिले की जनसंख्या सबसे कम है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के संबंध में उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है? अगर हम 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो जनसंख्या घनत्व में भारत, उत्तराखंड का कौन सा स्थान है भारत के अंदर? 25वां, 27वां, 28वां या 30वां? तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 25वां स्थान है उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व के स्तर पर। अगला प्रश्न है, देखो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डाल दी मैंने। मांगल, हारुल, छोड़े, सिलोंगू, केदार छाया, गोलबड़ा, रैणारात एवं बिरासू। अब इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे प्रश्न आएगा कि हारुल किस जनजाति के लोकगीत हैं, छोड़े किस जनजाति के लोकगीत हैं, सिलोंगू किस जनजाति के लोग, तो यहाँ पर सारे डाल दिए। मांगल, बिरासू, रैणारात मैंने सब डाल दिए। तो भोटिया, थारू, राजी या जौनसारी? तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, जौनसारी। ठीक है, आप मुझे ज़रूर बताएं कि जौनसारी जो जाति है, जनजाति है, ये किस क्षेत्र में अधिक पाई जाती है? थोड़ा बहुत आप जनजाति, आपसे 5 जनजाति है हमारे उत्तराखंड के अंदर। तो यहाँ पर हमने देखा कि लोकगीत इतने सारे किसके हैं? जौनसारी के हैं। अगला प्रश्न है, हनोल तीर्थ स्थल उत्तराखंड की किस जनजाति का मुख्य तीर्थ स्थल है? हनोल राजी का है, थारू का है, भूटिया का है, जौनसारी का? तो सही उत्तर है जौनसारी। हनोल तीर्थ स्थल उत्तराखंड की जौनसारी जनजाति का मुख्य तीर्थ स्थल है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तराखंड में रेल यातायात का अंतिम बिंदु नहीं है? काठगोदाम, देहरादून, कोटद्वार या लक्सर? तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लक्सर। अंतिम बिंदु आप समझते होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34, उत्तराखंड के शिल्प उत्पादों को दूसरे राज्यों में किस ब्रांड के नाम से बेचा जाता है? हिमवंत ब्रांड, देवभूमि ब्रांड, चारों धाम ब्रांड या हिमाद्री ब्रांड? तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, हिमाद्री ब्रांड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष के संदर्भ में सही नहीं है? स्थापना वर्ष के संबंध में हमको चारों के चार विश्वविद्यालय पे मिल गए और हमको स्थापना भी उनकी पता चल जाएगी। पंडित गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर, तो इसकी स्थापना 1960 में हाँ हुई, करेक्ट। गुरुकुल कांगड़ी डीम्ड विश्वविद्यालय की स्थापना 1962, हाँ हुई, करेक्ट। हेमवंती नंदन बहुगुणा 1974 और कुमाऊं विश्वविद्यालय 1973। देखिए इन दोनों की ही 1973 में हुई है, तो ये हमारा आंसर है। हेमवंती नंदन बहुगुणा की स्थापना भी कब हुई है? 1973। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय और कुमाऊं विश्वविद्यालय इनकी स्थापना एक ही ईयर में हुई है, 1973। बाकी सारे सही हैं। तो हमारा सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 74 नहीं होगा, इसका भी क्या होगा? 1973। ठीक है, अगला प्रश्न है,
अल्मोड़ा का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के में किस पौधे को उगाने के लिए दर्ज है? यानी कि अल्मोड़ा का नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में किस पौधे के उगाने के लिए दर्ज है? मक्का, तिल, मिर्च या गेहूं? तो उसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिर्च। ठीक है, तो अल्मोड़ा वालों ने मिर्च लगाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड बना लिया। ध्यान रखेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी ने श्रीमद् भागवत गीता पर अपनी प्रसिद्ध भूमिका अनासक्ति योग उत्तराखंड के किस स्थान पर लिखी थी? है ना, अल्मोड़ा में, हरिद्वार में, कौसानी में या मसूरी में? तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कौसानी में। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38, श्री पूर्णागिरि मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल या टिहरी? तो श्री पूर्णागिरि मंदिर उत्तराखंड किस जिले में है? क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, चंपावत। अब थोड़ा चंपावत के विषय में जानते हैं, है ना। चंपावत का जो गठन हुआ है वो हुआ है 15 सितंबर 1997। तो चंपावत का गठन कब हुआ है? 15 सितंबर 1997 में हुआ है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से इसे देखा जाए, क्षेत्रफल की दृष्टि से ये राज्य का सबसे छोटा जिला है और इसका क्षेत्रफल कितना है? 1766, यानी कि 1766 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर। ये किसकी बात हो रही है? चंपावत की बात हो रही है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा जिला है। क्षेत्रफल हो गया इसका 1766 वर्ग किलोमीटर। और यहाँ एक श्यामला ताल है जो कई बार पूछी जा चुकी है। ये श्यामला ताल किस लिए प्रसिद्ध है? श्यामला ताल कहाँ है? चंपावत में है। ये सफ़ेद रंग के कमल यहाँ खिलते हैं इसलिए प्रसिद्ध है। और इसी के तट पर, श्यामला ताल के तट पर ही विवेकानंद आश्रम है। यानी कि प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि विवेकानंद आश्रम कहाँ है? चंपावत में है। श्यामला ताल कहाँ है? चंपावत में है। श्यामला ताल क्यों प्रसिद्ध है? सफ़ेद रंग के कमल के लिए। स्थापना कब हुई या गठन कब हुआ? 15 सितंबर 1997। और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा जिला है और क्षेत्रफल कितना है? 1766। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की कौन से मेला काली और उत्तराखंड के कौन से मेले में काली और गौरी नदियों का संगम लगता है? यानी कि उत्तराखंड का कौन सा मेला है जहाँ पर काली और गौरी नदियों का संगम होता है? जौलजीबी मेला, उत्तरायणी मेला, बग्वाल मेला, गिंदी मेला? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। जौलजीबी मेला लगता है काली और गौरी नदियों के संगम में। आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न, बग्वाल मेला उत्तराखंड के किस स्थान पर लगता है? लोहाघाट, बागेश्वर, चंपावत या देवीधुरा? ऑप्शन नंबर डी, देवीधुरा। और आप लोग कमेंट बताएं कि बग्वाल मेला मनाया कब जाता है। ठीक है, किस समय मनाया जाता है, किस मास में मनाया जाता है या किस अवसर पर मनाया जाता है, किस त्यौहार पर मनाया जाता है? इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और आपको आज का वीडियो कैसा लगा, प्रश्नों का संकलन कैसा लगा, एडिशनल नॉलेज जो आपको जानकारी जो दी गई वो आपको कैसी लगी, ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मोटिवेट करने के लिए कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि ऐसे प्रैक्टिस सेट अभी आते रहेंगे। और कनिष्ठ सहायक का पेपर तो अभी 19 को है, लेकिन प्रवक्ता का पेपर अभी अप्रैल में, तो काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो सकती है। ऐसे सेट मैं आपके लिए लाते रहूँगी। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।